इस वीडियो में दोस्तों हम यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं और एंड तक जरूर देखना है, ठीक है? चलिए 500 एमसीक्यू कराऊंगा आपको। इस पर्टिकुलर वीडियो में 100 एमसीक्यू मिलेंगे आपको, ठीक है? 100 एमसीक्यू रहेंगे और यहाँ पर जो मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप आ गए हैं भूले भटके भी तो आप एंड तक जरूर देखिए इस लेक्चर को। अगर आप एंड तक देखेंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो संविधान की पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं हम। बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या रहा था? देखो, सबसे पहला सवाल आ जाता है हमारे पास में यहाँ से कि भारत का संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, या फिर अंगीकृत बोल सकता हूँ कि अंगीकृत कब किया गया था। तो भारत के संविधान को जो अंगीकृत कर दिया गया था, अंगीकृत का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी दिन बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था या फिर बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 आप याद रखिएगा, ठीक है। लागू जब हुआ था, देखिए, एडॉप्ट होना यानी अंगीकृत होना बात अलग है और लागू होना बात अलग है। दोनों ही बात अलग है, ठीक है। तो लागू होना जो है, लागू जो हुआ है वो हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाया करते हैं। रिपब्लिक डे मनाया करते हैं, कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसी चीज को। इंग्लिश में एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 और लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे पास में सबसे पहले जो सवाल बनते हैं, जहां से मोस्टली ट्रिकी क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, तो वो मोस्टली ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ से, कि सोर्स कहाँ से है, यानी कहाँ से लिया गया है, कौन सा चीज कहाँ से लिया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या लिया गया है, ठीक है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, यूएसए से हमने क्या लिया है, यानी अमेरिका से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, कनाडा से हमने क्या लिया है, ठीक है। एक हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से हमने क्या लिया है, ठीक। अफ्रीका से हमने क्या लिया है और जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने क्या लिया है, ठीक है। कुछ कुछ मैं एडिशन करता रहूंगा, एडिशन क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हम टाइप नहीं कर पाते हैं। जो जो चीजें मेरे को याद आती रहेंगी वो चीजें मैं लिखता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने जो लिया वो लिया था फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम या फिर गवर्नर। देखिए, फेडरल सिस्टम को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको बोलते हैं संघीय संघीय ढांचा, ठीक है। ओके, 2 मिनट रुकना, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम होता क्या है, पहले मैं इस चीज को आपको समझा देता हूँ। इंग्लिश में समझ लीजिए आप, ठीक है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बोलूंगा कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 3 टियर गवर्नमेंट है। ऐसी गवर्नमेंट है, 3 टियर गवर्नमेंट है। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी यूनियन लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, फिर पंचायत लेवल पर है। यानी यूनियन, स्टेट और पंचायत, यानी केंद्र में सरकार में पीएम बैठते हैं केंद्र में, स्टेट में कौन बैठता है, सीएम बैठता है, चीफ मिनिस्टर बैठता है, और पंचायत में हमारे पास में जो प्रधान वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से जो जो फेडरल सिस्टम है वो किस पे, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर को विभक्त कर दिया गया है, यानी पावर को सेपरेट कर दिया गया। हर इंसान की पावर अलग अलग है, मतलब हर बॉडी पावर जो हुआ करती है वो अलग अलग हुआ करती है। और गवर्नर, गवर्नर क्या हुआ करता है, एजेंट है एक हिसाब से। ये गवर्नर क्या है, ये एजेंट है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एजेंट है किसका, सेंटर का, ठीक है। आपने सुना होगा दिल्ली में जो विवाद हुआ था, कि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तो उस समय पर विवाद हुआ था। तो वहां पर क्या था, गवर्नर काम नहीं करने देता था, ठीक है, वो बिल को रोक के रख लेता था। तो ये चीजें करता है गवर्नर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपको याद रखना है कि क्या क्या लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से दोस्तों। वो लिया है फेडरल सिस्टम एंड गवर्नर। तो ध्यान रखना है, 2-3 बार मैं रिपीट करूंगा। मैंने बहुत सारे एमसीक्यू भी लिए हैं, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यू भी दिखा दूंगा। मैंने कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया इसीलिए क्योंकि आपको याद हो जाए। लेक्चर में आप बने रहिए, याद तो मैं करा के रहूंगा आपको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया फेडरल सिस्टम एंड गवर्नर। यूके, यूके यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, यानी यूके से हमने क्या लिया है दोस्तों, बोलिए रूल ऑफ लॉ या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ का रूल है। हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चलता है ना, यानी संविधान का रूल है। संविधान ही हम पर शासन करता है, ना कि कोई सीएम या पीएम। वो तो चले जाते हैं, 5 साल के लिए आते चले जाते हैं।
जो कांस्टेंट है हमारे यहाँ पर वो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी सम रूल्स का सॉरी लॉ का रूल है, लॉ का रूल है। यानी जो नियम है, कानून का शासन है हमारे यहाँ पर, तो रूल ऑफ लॉ। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या है? जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है? कि बिल जो है लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हल्के-हल्के करके चीज़ें समझ में आ जाएँगी आपको, ठीक है? तो रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। ध्यान रखना है, तो ब्रिटेन ने ही हम पे राज किया था, रूल से ही वो रूल बार-बार सिखाते रहते हैं ना हमको, इस तरह से याद कर सकते हो कि ब्रिटेन वाले लोग जो लोग थे, वो हमको रूल सिखाते रहते थे, यानी लॉ बताते रहते थे कि ये लॉ, वो लॉ, ठीक है? और पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी उन्होंने ही आके हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ कहाँ से है? ब्रिटेन से है। अमेरिका से जो हमने लिया दोस्तों, वो लिए थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, तो अमेरिका से कौन क्या लिया हमने? फंडामेंटल राइट या फिर जुडिशियल रिव्यू। तो फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिए? हमने अमेरिका से लिए थे। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? देखो मैं एक-एक टर्म को मैं समझा इसलिए रहा हूँ, क्योंकि जो है कुछ लोग जो होते हैं नए होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोई लॉ है, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ है, तो लॉ को बनाता कौन है दोस्तों? वो बनाती है पार्लियामेंट, ठीक है? कौन बनाता है दोस्तों? पार्लियामेंट, यानी लोकसभा है, राज्यसभा है। यहाँ पर रूल को बनाया जाता है, लॉ को बनाया जाता है। जो नियम है, कानून है, बनता है। अब वो कानून कल के लिए बोल दिया जाए कि तुमको जो है अगर तुम सरकार के खिलाफ बोलते हो तो तुमको फांसी दे दी जाएगी। तुमको जो है फांसी दे दी जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये तो लॉ बड़ा गड़बड़ है और तुम थोड़ी बैठ रहे हो, यानी लोकसभा या राज्यसभा में आप तो बैठ नहीं रहे हो जाकर। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए हमारे साथ पास में आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को देखता है और देखने को जो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है उस लॉ को ना, उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वो लॉ जो है, जो लॉ बनाया सरकार ने, वो लॉ क्या सही है या गलत है? अगर गलत होता है तो गलत कर देता है और सही होता है तो पारित कर देता है, बोलता है कि सही है। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो लॉ बना, लॉ को चेक करता है, तो लॉ को जो चेक कर रहा है, वो कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ये हमने जो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा लॉ को, तो पार्लियामेंट बनाएगी, तो वो हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया, यानी अमेरिका से लिया, ठीक है? यूएसए मतलब अमेरिका, पता तो होगा, इतना जनरल सी चीज़ है। ये क्या है? अमेरिका, ठीक है? अमेरिका से लिया, ठीक है? यूके ये क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन बोलो, इंग्लैंड बोल दो, बात एक ही है। अब देखिए आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोल सकता हूँ मैं हिंदी में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में सुन लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमने कहाँ से लिए दोस्तों? आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से लिए हैं क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कनाडा से जो हमने लिया, कनाडा से वो लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर जो हुआ करता है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होगा। यानी फेडरेशन हमारे पास में जो है, यानी फेडरल फेडरल सिस्टम है ना हमारे पास में। मैंने क्या बोला? फेडरल सिस्टम का मतलब होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है पावर जो है विभक्त होंगी। पावर जो है, ये पावर है वो किसी एक के पास में कंसंट्रेटेड नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पीएम ही सुप्रीम बना दिया जाए या सीएम ही सुप्रीम बना दिया जाए। तो पावर जो है वो सेपरेटेड है, यानी विभक्त है। ये फेडरल सिस्टम में मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही। तो हमारे इंडिया के केस में सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ करता है। आपको पता होगा कि सेंटर जो है ना स्ट्रॉन्ग है स्टेट के कंपैरिजन में। तो ये कहाँ से लिया? ये हमने लिया कनाडा से। कहाँ से लिया? कनाडा से लिया, ठीक है? अफ्रीका से क्या लिया फिर? अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट्स, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, ओके, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है? तो अफ्रीका से क्या लिया? अमेंडमेंट, ठीक है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितने हो गए? 106 हो गए आई थिंक, ठीक है? तो ये अमेंडमेंट हो सकता है, यानी संशोधन जिसे बोलते हैं, यानी संविधान में, हमारे संविधान में जो संशोधन हो रहे हैं, वो हमने कहाँ से लिया? अफ्रीका से लिया था, ठीक है? जर्मनी से जो लिया ना, जर्मनी से मैं याद दिलाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ दोस्तों, वो बोलता हूँ मैं कि जर्मनी में हिटलर हुआ करता कभी, पहले ना हिटलर हुआ करता था। तो हिटलर जब रहा होगा तो मैं नहीं लग रहा हो कि उस समय पे इमरजेंसी टाइप सिचुएशन रही होगी, नहीं रही होगी सिचुएशन। तो यानी कि जो जर्मनी है ना दोस्तों, जर्मनी से हमने क्या ली? इमरजेंसी ली। जर्मनी से क्या ली? इमरजेंसी ली। अफ्रीका ए से अमेंडमेंट लिया। ए से अफ्रीका, ए से अमेंडमेंट। कनाडा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है? यूएसए फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। यूके कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से फेडरल सिस्टम एंड गवर्नर। समझ में आ गया? तो इसी तरह से करेंगे कवर। 10-15 बार मैं बोल दूंगा इस चीज को। आप लेक्चर में एंड तक बने रहेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि जो है याद कैसे किया जाता है, ठीक है? यूपीएससी का जो फोकस रहता है मोस्टली,
जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रूल ऑफ लॉ पे बात करता है, डीपीएसपी पे बात करेगा और फंडामेंटल राइट। तो डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल राइट से देखने को मिलेंगे, ठीक है? और रूल ऑफ लॉ से देखने को मिलेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब देखिए प्रिएम्बल को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रिएम्बल, प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? प्रिएम्बल, प्रिएम्बल एक्चुअल में है क्या दोस्तों? प्रिएम्बल जो है, जिस तरह से हमारे जो बुक होती है ना, बुक में हमारे बुक में क्या होता है दोस्तों? प्रीफेस होता है, प्रीफेस यानी जो पहला पृष्ठ होता है वो बताता है कि हमारी किताब किसके बारे में है, किसके बारे में है, ठीक है? तो प्रिएम्बल इज जस्ट लाइक अ प्रीफेस ऑफ आवर बुक, प्रीफेस ऑफ आवर बुक, आवर बुक यानी हमारी किताब का जो प्रीफेस हुआ करता है। आप अपनी किताब खोलिए, अभी जाकर खोलिए और किताब के खोलने पर ही जो पहला पेज होगा उसमें लिखा होगा कि हमारी ये किसके द्वारा लिखी गई और इस किताब में क्या-क्या चीज़ें हमने प्रोवाइड कराई हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर प्रिएम्बल भी इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। लेकिन एक कमाल की बात ये है कि ये जो प्रिएम्बल हुआ करता था ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। यानी पूरा हमारा संविधान था, जो संविधान था यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। क्या समझ में आया? यानी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा जा चुका है, लिखने के बाद में हमने प्रिएम्बल को ऐड किया है। समझ में आ रहा है? हालाँकि प्रीफेस जब पहला पेज है, लेकिन बाद में जोड़ा गया है, जोड़ा बाद में गया है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, अब देखिए समझते हैं। पहले मैं प्रिएम्बल आपको दिखा देता हूँ, प्रिएम्बल एक्चुअली में हमारी बुक में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर दिखता कैसा है ना? ये तो पता होना चाहिए भाई। ओके, तो ये देखिए, ये रहा इंग्लिश मीडियम में और ये रहा आपका हिंदी मीडियम में, ठीक है? ओके, थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ इसको भी। चलिए, देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बता दूँगा सर। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। तो यहाँ पर पढ़िए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना का स्वतंत्रता किसकी देते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर ठीक है 1949 ईस्वी यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल वगैरह ये जो उन्होंने डेट डाल रखा है को एतत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात को बोला लिखा गया। लेकिन यहाँ पर जो सवाल आया करता है दोस्तों, वो सवाल इस तरह से नहीं हुआ करता है। सवाल आएगा, मैं आपको यहीं पर सवाल दिखा दूँगा कि सवाल कैसे आएगा। देखो, सवाल लिख कर आएगा कि हमारे संविधान में जस्टिस जो है, जस्टिस वो कितने प्रकार का है? जस्टिस कितने प्रकार का? ये जो जस्टिस है यानी न्याय है, ये कितने प्रकार का दे रखा है? तो जो न्याय है दोस्तों, वो 3 प्रकार का है। यहीं पर पढ़ लीजिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हिंदी में पढ़ने वाले तो समझ लीजिए, जो नागरिकों को जो न्याय है वो 3 तरीके का न्याय दिया गया है। वो कौन-कौन सा दिया गया है दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी 2 तरीके लिबर्टी जो है 5 तरीके की दे रखी है, ठीक है? लिबर्टी जो है दोस्तों 5 तरीके की दे रखी है लिबर्टी, लिबर्टी। ठीक है? तो यानी लिबर्टी का मतलब बोल सकता हूँ मैं कि ऐसा बोल सकता हूँ लिबर्टी को बोल सकते हैं आज़ादी के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो लिबर्टी कितने तरह की है? 5 तरह की है, ठीक है? 5 तरह की। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमको स्वतंत्रता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता बोल सकते हैं, आज़ादी बोल सकते हैं। तो लिबर्टी कितने तरीके की है दोस्तों? 5 तरीके की है। जस्टिस कितने तरीके का है? 3 तरीके का है। यहाँ पर हिंदी में बोलूँ तो न्याय 3 तरीके का है और स्वतंत्रता स्वतंत्रता कितने तरीके की है? स्वतंत्रता 5 तरीके की। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये रट लीजिए, ये रट लीजिए, मैं आपको बोलता हूँ ये रट लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी देख लीजिए स्वतंत्रता किसमें? तो यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की।
ठीक है। इक्वालिटी दो तरीके की है, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लिख के चलता हूँ, ठीक है। जस्टिस 3 तरीके का है, लिबर्टी 5 तरीके की है, इक्वालिटी 2 तरीके की है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है, यानी न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। तो इसमें से एक स्टेटमेंट और डाल देगा, तो बोल देगा कि न्याय किस प्रकार का नहीं दे रखा है। 3 तो ये स्टेटमेंट डाल देगा, 3 तो ये ऑप्शन बना देगा और एक ऑप्शन कोई और बना देगा, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का है, ठीक है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। तो ये तो हमारा प्रियम्बल से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें रही। लेकिन प्रियम्बल से रिलेटेड सवाल कुछ अलग तरीके के आते हैं, यानी कि हमारे प्रियम्बल में कुछ शब्द जो थे वो बाद में जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए थे। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर एक-एक शब्द को पहले समझते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पर फ़ोकस कर रहा था कि आपको पता चल जाए कि प्रियम्बल में कहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। प्रियम्बल में क्वेश्चन्स जो हैं कहाँ से बनते हैं। लेकिन अब जो है एक-एक करके जो है शब्द हैं समझते हैं, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इन 4-5 टर्म हैं ये, 4-5 टर्म को समझते हैं। सोवरेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोवरेन का मतलब हुआ करता है संप्रभु, यानी खुद के प्रभु हो। हिंदी में बोले तो खुद के प्रभु हो। मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर किसी का एक्सटर्नल दबाव नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अबव यू, यानी एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है आपके ऊपर। जैसे कि हमारा इंडिया जो है गुलाम है, गुलाम था शुरुआत में। जब गुलाम था दोस्तों, तो उस समय पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी? ब्रिटेन था। ब्रिटेन के नियम कायदे हमको मानने पड़ते थे। लेकिन आज के समय पर हम क्या किसी के गुलाम हैं? नहीं है ना। तो हम संप्रभु हैं। अपना डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, यानी हम तो नहीं ले सकते, मतलब कंट्री हमारा कंट्री है, वो हमारे देश के लोग ही तो ले रहे हैं डिसीजन, कोई बाहर वाला बंदा तो नहीं ले रहा है। तो यानी संप्रभु का मतलब है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी हम जो डिसीजन ले रहे हैं, हम जो अपना डिसीजन ले रहे हैं वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि मिल बांट कर खाएंगे, मिल बांट कर खाना यानी समाजवाद है। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम ना तो किसी को बढ़ावा देंगे और ना ही किसी को रोक-टोक लगाएँगे, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष है। हमारा संविधान बोलता है हमारे देश को कि हमारा देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष है या फिर सेक्युलर है। यानी कि हम किसी धर्म पर, यानी हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। सारे ही धर्मों को हमारा देश अपनाता है। डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। यानी लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूल ऑफ व्हाट? ठीक है। ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक को ऐसे बोल सकते हैं कि रूल ऑफ व्हाट? पीपल, लोगों का शासन, रूल ऑफ पीपल, ठीक है। यहां पर क्या होता है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और समझना है इन टर्म को, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हिंदी में बोल सकते हैं लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि लोग ही चुनते हैं, बाय द पीपल। शासन जो चल रहा है ना, हम कल के लिए चाहें पीएम मोदी साहब जो है हमारे लिए, देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे, तो हम उखाड़ के फेंक सकते हैं उनकी सरकार को, ठीक है। हम चाहें कि कांग्रेस सरकार काम अच्छी नहीं कर रही थी, तो हमने उखाड़ कर फेंक दिया उनको। तो हमारे यानी कौन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग? लोग। यहाँ पर जो कौन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया बोलता है ना, ये बी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए बी द पीपल ऑफ इंडिया बोला नहीं बोला, यहाँ पर हम भारत के लोग। तो हमारे ये जो पावर है, वो सारी सारी जो पावर है किसके हाथ में? लोगों के हाथ में है। किसके लिए है वो पावर? लोगों के लिए ही है। लोगों के द्वारा ही ये चलाया जाता है, और लोगों के द्वारा चलाया जाता है, और लोगों के लिए ही ये शासन हुआ करता है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक आपने समझ लिया। अब रिपब्लिक है, यानी गणतंत्र का राज्य है। इतना समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है। यानी एम क्या है कि क्या करना चाहता है हमारा संविधान? तो जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है लोगों को, यानी कि लोगों को न्याय मिले, ठीक है। लिबर्टी हो, आजादी हो, ठीक है। इक्वालिटी हो, यानी लोगों में समानता आए, ठीक है। मतलब जस्टिस यानी न्याय मिले, मैं बोल सकता हूँ न्याय मिले। लिबर्टी मतलब आजादी मिले लोगों को, आजाद रह सकें वो। इक्वालिटी लोगों के बीच में समानता हो, है ना, जातिगत भेदभाव ना हो, धार्मिक भेदभाव ना हो, रंग नस्ल भेद का भेदभाव भेदभाव ना हो, है ना। और बोल सकते हैं कि जो है रीजनल भेदभाव ना हो, है ना, क्षेत्रीय भेदभाव ना हो। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है दोस्तों भाईचारा, ठीक है, बंधुत्व बना के चले, यानी भाईचारा रहे लोगों में, आपस में क्या रहे? भाईचारा रहे। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे संविधान के
4 ऑब्जेक्टिव बोल सकता हूँ मैं, कि 4 ऑब्जेक्ट हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लेकिन यहाँ पर जो सवाल बना करता है, वो बनता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 में आता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन नियम। तो इसने 3 वर्ड को ऐड किया था, ठीक है? जिसके पीछे बहुत सारा बवाल भी होता है। तो जो ऐड किया गए थे, जो वर्ड्स जो थे, जो ऐड किए गए थे, वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। जब हमारा संविधान बना था, यानी कि 1949 को, उस समय पर ये वर्ड नहीं थे, यानी 1976 से पहले ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में विशेषता नहीं थे, यानी प्रियम्बल में ये वर्ड नहीं लिखे हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इन वर्ड्स को ऐड किया गया था, इन वर्ड को ऐड किया था, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको प्रियम्बल में दिखा देता हूँ कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम में थोड़ा लेकर चल रहा हूँ, देखो हिंदी में समझा ही रहा हूँ, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड जो उस समय जब जब संविधान हमारा बना था, उस समय जो वर्ड नहीं थे, जो 1976 के बाद में जो ऐड हुए थे, वो कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, तो ये वर्ड जो है बाद में ऐड किए गए थे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इनको, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यहाँ कहीं पर होगा इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है। ये जो 3 वर्ड हैं, ये जो 3 वर्ड हैं, ये 1976 में, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इन वर्ड्स को ऐड किया गया था, इन वर्ड्स को ऐड किया गया था, समझ में आ रहा है? अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे पास में कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रियम्बल के बाद में आते हैं हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। अच्छा, देखो फंडामेंटल राइट में क्या है? फंडामेंटल राइट हमारे पास में 6 तरीके के हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट रुकिए, ओके। सो हाँ, ये रहा फंडामेंटल राइट्स, ओके। तो क, ख और एंड यहाँ पर होगा ग, घ, अड़ा, च, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आते हैं, और ये कितने हैं फंडामेंटल राइट्स, कितने प्रकार के हैं हमारे पास में? ये 6 टाइप के हैं दोस्तों, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 टाइप के हमारे पास में फंडामेंटल राइट हुआ करते हैं। तो इसको याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो? 6 टाइप के कौन कौन से हैं? एक तो है 14 से 18, यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 1912, तो 19 से 22, सॉरी 19 से 22, 19 से लेकर 22 तक। 12 से फंडामेंटल राइट कब कहाँ से कहाँ तक आता है? 12 से 35 तक आते हैं, ध्यान रखना है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18 है। 19 से 22 तक, यानी 19, 20, 21 एंड 22, ये आर्टिकल आ जाते हैं किसमें? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्या? फ्रीडम जो हुआ करता है हमारे पास में 6 टाइप की फ्रीडम दे रखी है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि फ्रीडम कितने टाइप की दे रखी है, इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से, ठीक है। फ्रीडम जो है 6 टाइप की दे रखी है, किस किस की है? स्पीच की, यानी हम जो है खुले में बोल सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। ये जो असेंबली है, असेंबली जो है ये पीसफुल होना चाहिए, है ना। हम असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, तो वो पीसफुल होना चाहिए। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी ऐसे इरादे से असेंबल हों कि हमको जो है रिवॉल्ट करना है ना, हमें जो है क्या बोलते हैं, को भी जो है दंगा करना है, तो इस केस में हमको पुलिस आके डंडा मार सकती है। तो हमें फ्रीडम तो दे रखा है, स्पीच का यानी बोलने का हमको फ्रीडम मिला रखा है, ठीक है। असेंबली यानी असेंबल हो सकते हैं, हम इकट्ठा हो सकते हैं, एसोसिएशन भी बना सकते हैं ना, बहुत सारी हम लेबर की एसोसिएशन आपको देखने को मिलती होंगी, ठीक है, लेबर एसोसिएशन। तो लेबर जो है लोग संगठन बना लेते हैं ना, कुछ-कुछ संगठन बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे, ठीक है, हनुमान दल, बहुत सारे बजरंग दल वगैरह, इस तरह तो एसोसिएशन बना रखे हैं कुल मिलाकर। तो एसोसिएशन भी हो सकता है, स्पीच कर सकते हैं, असेंबली है। मूवमेंट, हम इधर से उधर, यानी हम अपनी कंट्री में कहीं से कहीं तक घूम सकते हैं, यानी मूवमेंट यानी इधर से उधर जाने की हमारे को आज़ादी है। रेजिडेंस की आज़ादी है, और प्रोफेशन, हम जो चाहें वो प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास में आज़ादी है। तो इस किसके अंदर आती है? किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 19, यानी अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत आती है, 19 के अंतर्गत आती है। कितने तरीके की फ्रीडम है दोस्तों? 6 तरीके के फ्रीडम है, 6 तरीके के फ्रीडम हुआ करते हैं। एक जो फंडामेंटल राइट रहा करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सवाल भी आपको आगे देखने को मिलेगा, वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन,
मान के चलिए आपको पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस को पकड़ के ले गई और पुलिस डंडा मार के, यानी डंडा मार के आपसे कन्विक्शन करा रही है, यानी कन्विक्ट करा रही है कि आपने ही कोई जुर्म किया है और हो सकता है वो आपने जुर्म नहीं किया हो। तो आपको डंडा मार रही है पुलिस, तो डंडा मार रही है तो उस समय तो आपको कहना पड़ जाएगा कि हाँ, सही हमने किया है, एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा, वरना जो आप हड्डी पसली तुड़वा लो, है ना? और आप जाके कोर्ट में अपने बयान को चेंज कर सकते हो, बयान को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो पुलिस के सामने जो आप बयान देते हैं, उस बयान को माना नहीं जाता है। तो ये प्रोटेक्शन हमको मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। समझ में आ रहा है? कि हम कन्विक्ट नहीं कर सकते अगर हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है और पुलिस डंडा मार के हमको कन्विक्ट कराना चाह रही है, तो वो वैलिड कैसे हो सकता है? वैलिड हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये जो आर्टिकल नंबर 20 है, आपको इस चीज़ को समझ में आना चाहिए। आर्टिकल नंबर 20 किस बारे में बात किया करता है? तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है? समझ में आया? ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर मान के चलिए एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड 2 आर्टिकल हुआ करते हैं। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। एक होता है चाइल्ड लेबर का, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। एक होता है चाइल्ड लेबर, ठीक है? जो हजार्डस इंडस्ट्री है, वहाँ पर चाइल्ड लेबर के लिए प्रोहिबिशन है, यानी प्रोहिबिट कर रखा है। प्रोहिबिट का मतलब होता है कि वो उन लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकती है सरकार, वो उन लोगों को एम्प्लॉय सरकार भी नहीं कर सकती और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, वो भी उन बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, चाइल्ड लेबर से काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है? दूसरा होता है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है दोस्तों? नहीं, बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी भी नहीं कराई जा सकती है। ठीक है? पहले होता क्या था, बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी उन लोगों को। तो वो बॉन्डेड लेबर को भी खत्म करने के लिए आर्टिकल नंबर 23 और 24 यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इनको जो है ऐड किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखो कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल नंबर 29 से 30 तक आते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32। तो एक बारी मैं फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है? एक बारी आप खुद देख लीजिए। ठीक है? चलिए। हुँ, देख लिया? चलिए, देखो एक बार हम फिर इसको जो है रिवाइज करते हैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक दे रखे हैं। ठीक है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक दे रखा है। इसको अगर याद करना चाहूँ तो 14 से 18 मैं बता दूँ। 14 से 18 आर्टिकल नंबर इक्वालिटी के बारे में है, 14 से 18। ठीक है? 19 से लेकर 22, 19 से लेकर 22 मैं हाइलाइट कर दूँ। 14 से 18 क्या है? इक्वालिटी को लेकर है, इक्वालिटी को लेकर है। 19 से 22, 19 से 22 ये किसको लेकर है दोस्तों? ये है फ्रीडम। ठीक है? एफ लिख रहा हूँ मैं, एफ से फ्रीडम। ठीक है? 19 से 22 एंड मैं और क्या लिख सकता हूँ? ठीक है? ओके। एक्सप्लॉइटेशन, ई मैं लिख देता हूँ एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन को लेकर है 2 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 23 और 24, 23 और 24, 23 और 24 ये एक्सप्लॉइटेशन को लेकर है। एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? मैं एक्स लिख दे रहा हूँ। और आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 से ऐसे बोल सकते हैं 27 तक है आई थिंक। ठीक है? 27 तक है। दूसरा है 28 से लेकर 29 से लेकर 30, 29 30 यहाँ पर 28 तक आएगा। ठीक है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 का तक कहाँ पर है? ये किसको लेकर है? 25 से 28 ये रिलीजन को लेकर है। ये रिलीजन को लेकर है। और 29 से 30 तक दोस्तों, 29 और 30, 29-30 ये माइनॉरिटी के बोल सकते हैं। ठीक है? ये किसके हैं? माइनॉरिटी के। और आर्टिकल नंबर 32 आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 32 वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब बाकी सब तो कुछ तो समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन आर्टिकल नंबर 31 क्यों नहीं मैंने बोला? ये सोचा आपने कभी? आर्टिकल नंबर 31 मैंने क्यों नहीं बोला? अभी तक मैंने आर्टिकल 14 से 18 बोल दिया, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे हमने राइट टू इक्वालिटी में डाल दिए। ठीक है? और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22 में मैंने डाल दिए। ठीक है? और फिर हमने क्या डाला? फिर हमने डाला क्या? राइट टू फ्रीडम वाले 6 टाइप के हमने फ्रीडम बता दिए। ठीक है? तो फासा फार्म फार्म पर कर करके कुछ न कुछ जो है इसकी ट्रिक बना लेना। ठीक है? स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ठीक है? फिर हमने डाल दिया आर्टिकल नंबर 20 बता दिया, 23-24 भी बता दिया, 21-22 भी बता दिया, सारा बता दिया मैंने। लेकिन आर्टिकल नंबर 31 नहीं बताया आपने। ये चीज़ सोचा, तो आर्टिकल नंबर 31 मैंने क्यों नहीं बताया? क्या मेरी दुश्मनी है आर्टिकल नंबर 31 से? देखो दुश्मनी तो नहीं है मेरी। हुआ क्या था? आर्टिकल नंबर 31 जो था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है? जो कि जो कि बाद में हटा दिया गया।
आर्टिकल नंबर 31 को जो राइट टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड था, तो लैंड रिफॉर्म लेकर आने थे गवर्नमेंट को, ठीक है? नेहरू की गवर्नमेंट थी, तो लैंड रिफॉर्म लेकर आने थे, यानी ज़मीन में रिफॉर्म करना था। जमींदारों के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन लोगों को ज़मीन बाँटनी थी। वो एक्चुअली में बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते थे पहले, उनके पास में ज़मीन थी ही नहीं। तो लैंड रिफॉर्म जब लेकर आ रहे थे, तो उसमें बार-बार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता था। और जब केस ऊपर जा रहा है, तो बार-बार गवर्नमेंट को दिक्कत होती थी इस चीज़ से कि केस चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है, तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो जाती थी। तो आर्टिकल नंबर जो 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया गया। आज के समय पे ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल नंबर 300 ए में आता है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 300 ए में आता है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो आर्टिकल नंबर 31 इसलिए नहीं है। अब समझते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है? आर्टिकल नंबर 32, और ये कई बार सवाल पूछा गया है। 2 सवाल आते हैं कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा? यानी कि दिल या फिर आत्मा, यानी संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। तो जो बाबा साहेब थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको फंडामेंटल राइट सारे के सारे प्रोवाइड करा दूं, लेकिन अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट छीन लेता है, तो आप कहाँ जाएंगे? अगर मैं ये बताऊं ही नहीं कि आप कहाँ जाएंगे और कौन सी बॉडी ऐसी है जो आपके फंडामेंटल राइट कोई छीन लेता है, तो उसको सजा देगी, तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या रह जाएगा? कोई नहीं, जीरो बटा सन्नाटा रह जाएगा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 को बाबा साहब ने कहा, ये हार्ट है और सोल है संविधान का, यानी कि ये दिल है, या फिर बोल सकते हैं ये आत्मा है संविधान की। समझ में आया? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब ये है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट, जो मैंने बताया आपको कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, इनमें से कोई भी राइट आपका छीन लेता है, कोई इंसान आपका छीन लेता है, कोई सरकार आपसे छीन लेती है, तो आप कहाँ जा सकेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकेंगे। आई बात समझ? सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये इलाज है। समझ में आया? अगर आपका कोई छीन लेता है क्या फंडामेंटल राइट, ठीक है? तो ये कई बार स्टेटमेंट आएगा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो आर्टिकल नंबर 32। फिर सवाल दूसरा आएगा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? यानी आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, देखो अब मैं फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह हैं, ये इन सारे तो मैं चीजें नहीं कराऊंगा, लेकिन अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के। तो 2 मिनट के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो वेट को क्या बोल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो है हम शुरू कर रहे हैं। चलिए ओके, सो किया जाए शुरू। चलिए, देखिए एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल और यूपीएसआई। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी पॉलिटी पूछी जाती है, वहाँ के उसके लिए आप जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा कहा था? आर्टिकल नंबर 32। तो आर्टिकल नंबर 32 किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है? ओके, डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो डीपीएसपी किस कंट्री से बोरो की गई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, डीपीएसपी कहाँ से बोरो की गई, कहाँ से उधार ली गई थी? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ पर हिंदी में है राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ मेंशन है? तो ये आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन है। तो यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन है, ठीक है? याद कर सकते हो, 4 और 4 बराबर हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यही कहता है कि सारे लोगों पर एक बराबर नियम लागू करो, है ना? मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोगों के लिए एक नियम होना चाहिए। हमारा एक देश है, एक नियम होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके पक्षधर थे। ये भी कभी-कभार सवाल पूछ लेगा। तो आर्टिकल नंबर 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये अगर बोल दे किस पार्ट में आता है, यानी संविधान के किस भाग में आता है, तो ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 44 कहाँ आएगा? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पार्ट कौन सा है? संविधान का कौन से भाग में आता है दोस्तों? कौन से भाग में आता है? भाग नंबर 4, भाग नंबर 4, ठीक है? भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 44 44 यानी अनुच्छेद नंबर 44 है। क्लियर है? ओके, समझते हैं। आइडिया ऑफ प्रिएम्बल। तो आइडिया ऑफ प्रिएम्बल वाज
बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस संविधान से प्रियम्बल का आइडिया लिया गया था? तो आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? तो मैंने बोला था तो प्रियम्बल है या फिर बोल सकता हूँ फंडामेंटल राइट, ठीक है? प्रियम्बल भी बोल दो, एक बोल दो फंडामेंटल राइट, ठीक है? प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? मेरा सवाल थोड़ा-सा मैंने चेंज कर दिया। तो ये दोनों जो लिए गए हैं वो लिए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, तो यूएसए, यूएसए, ठीक है? समझ में आ गया? ओके। फिर अगला सवाल है हमारे पास में, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों? तो वो हैं 11। तो हमारे हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब मैं आपको कुछ-कुछ चीजें नोट डाउन जो करा रहा हूँ एक्स्ट्रा, उन चीजों को आपको लिखते रहना है, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भाग हमारे संविधान के भाग 4 काम में आती हैं। फिर आर्टिकल नंबर 51 ए, तो अनुच्छेद संख्या 51 ए और भाग 4 का, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप बोल सकते हो 4 ए, ठीक है? 4 ए, ये पार्ट नंबर 4 ए, आर्टिकल नंबर 51 ए, ठीक है? और हिंदी वाले अनुच्छेद नंबर 51 ए में आती है, यानी 51 का बोलेगा एक्चुअली में, ठीक है? हिंदी मीडियम वाला का बोलेगा इसको, 51 का में आएगी। चलिए, तो ये हो गए फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी जो थी दोस्तों, यहीं पर सम बता देते हैं सारी बात ना। फंडामेंटल ड्यूटी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड की गई थी? किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटी? तो बोल सकता है सर, सवाल आएगा तो बोलोगे आप कि स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी ये लोग जो है फंडामेंटल राइट बकते रहते हैं लोग, इनकी कुछ कर्तव्य लेकर आओ, यानी कि है ना, कि मूल कर्तव्य हिंदी में बोलते हैं, तो मूल कर्तव्य भी कुछ होने चाहिए। यानी लोगों के लिए कुछ कर्तव्य बताओ कि आपको ये चीजें करनी हैं। देश के, अगर आप देश के नागरिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि देश ही आपको सब कुछ देता रहे, आप भी तो देश के लिए कुछ दो, आप भी तो देश के लिए कुछ दो। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। फिर अगला सवाल बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस गवर्नमेंट में आई थी, यानी किसकी गवर्नमेंट थी? नेहरू की गवर्नमेंट थी, ऑप्शन दे देगा, नेहरू की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, वाजपेयी गवर्नमेंट थी, या फिर बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। तो ये 3-4 ऑप्शन बना देगा। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी थी दोस्तों, ये आई थी किस गवर्नमेंट के शासनकाल में? ये इंदिरा गांधी उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसी समय पर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, या फिर मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। तो क्या क्या बात मैंने बताई कि मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, भाग 4 का में आते हैं या फिर 4 ए में आते हैं। आर्टिकल नंबर 51 ए में, आर्टिकल नंबर 51 ए में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह से हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था किस कमेटी ने, यानी किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है? हिंदी में बोले तो स्वर्ण स्वर्ण सिंह, ठीक है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है? और इसमें कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करती हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करती हैं। ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल्स प्लस कीवर्ड याद रखना है। आर्टिकल्स जो दोस्तों हैं, आर्टिकल्स हमारे देश में जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल नंबर जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं या फिर डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं, उनको याद करना है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के आर्टिकल आप याद कहाँ करोगे? सवाल ये होता है कि इनको याद कहाँ करोगे? तो इनको याद करने का दोस्तों जो सबसे बेहतर तरीका है ना, वो बेहतर तरीका यही है कि मेरे चैनल पर जाइए, फुल स्टॉप आईएसपीसीएस चैनल पर जाइए, हमारे चैनल पर फुल स्टॉप आईएसपीसीएस, वहाँ पर आपको एक थंबनेल दिखाई देगी, लर्न ऑल आर्टिकल विद ट्रिक एंड टैग, इस तरह से लिखा हुआ होगा कुछ, ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 1 से 395 तक के आर्टिकल सारे मैंने याद कराए हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने वहाँ पर यूपीएससी लेवल तक करा रखे हैं, ठीक है? ओके, चलिए अब जो है 42nd, 44th, 86th, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मैंने लिख रखा है ये। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो ये सारे अमेंडमेंट से ये इंपॉर्टेंट है, 42nd सेकंड हो गया, 44th हो गया, 86th हो गया, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक 104th हो जाएगा, अभी रिसेंट में 106th हो जाएगा, ठीक है? और 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो ये कुछ संविधान के संशोधन हुए हैं, तो इनको आप पढ़ के जाना। बहुत ज़्यादा ही, मतलब अगर मुझे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट क्या है आपके हिसाब से, तो मैं बोलूँगा पॉलिटी। पॉलिटी इतना सब्जेक्ट ईज़ी है ना, वो चेंज नहीं होता। वो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बदलता नहीं बहुत ज़्यादा। दूसरा बात ये है कि संविधान को पढ़ने में मज़ा आता है,
कि हमारे जो देश है ना, इसी संविधान से चल रहा है। तो इसी संविधान के बारे में हमको अगर अगर एग्ज़ाम नहीं भी देना है, तब भी आपको पढ़ लेना चाहिए कि हमारे संविधान के नियमों को पता होना चाहिए। हमको अपने अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। हमको अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। समझ रहे हो? चलिए, तो अब देखिए 100 एमसीक्यू हम कवर करेंगे अभी, और 100 एमसीक्यू जो रहेंगे, वो सारे के सारे अभी तक प्रिएम्बल से होंगे। ठीक, 50 क्वेश्चन जो हैं प्रिएम्बल से होंगे, और 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन जो होंगे फंडामेंटल राइट्स से होंगे। ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 आर्टिकल 40 एंश्योर्स। अच्छा, एक्चुअल में क्या है ना, कुछ-कुछ चीज़ें गड़बड़ी क्या हुई हैं, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर मैंने कुछ-कुछ क्वेश्चन्स दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन्स को मैं बाद में करता हूँ। क्वेश्चन कवर कर लेते हैं हम यहाँ से। 2 मिनट रुकिए। जो 100 क्वेश्चन्स हैं, मैं डायरेक्ट वही करा देता हूँ। ठीक है? उसके बाद जो जो भी टॉपिक है, वो करा देंगे। ठीक है? ये है प्रिएम्बल। ठीक है? ओके, अब शुरू करते हैं। प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 50 एमसीक्यू कवर करेंगे। प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? इनके संविधान से इंस्पायर था, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, यूएसए से इंस्पायर हुआ करता था। तो हमने हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। तो हमने कहाँ से लिया है, एंड संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से प्रेरित है? तो वो लोग यूएसए यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हिच वर्ड वाज एडेड टू द प्रिएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट? तो 42nd अमेंडमेंट से यानी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उससे कौन से वर्ड को ऐड किया गया था? तो मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, आपको ध्यान होना चाहिए कि 3 वर्ड बताए गए थे। कब ऐड हुए थे बेटे दोस्तों? 1976 में। 1976 में ऐड हुए थे। 3 वर्ड ऐड हुए थे। कौन-कौन से ऐड हुए थे? सोशल, सोशल, अ, और सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड किए हुए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन तीनों वर्ड में से कोई है क्या? रिपब्लिक नहीं है, जस्टिस नहीं है, इक्वालिटी भी नहीं है, तो क्या है? सेकुलर। तो सेकुलर वर्ड यहाँ पर भी है, तो सेकुलर वर्ड यहाँ पर भी है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ। प्रियम्बल ने इंडिया को कैसे डिक्लेयर किया है, ये सवाल है। प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया इंडिया एज अ, यानी प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो प्रस्तावना भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में घोषित किया करता है। तो यहाँ पर मोनार्की है क्या? मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन होना। तो राजा का शासन है क्या? यानी राजा का शासन, राजा के बेटा का शासन, फिर बेटे के बेटे का शासन, ऐसा कुछ है। क्या डिक्टेटरशिप है? डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। तानाशाही मतलब जैसे कि जो नॉर्थ कोरिया में है, उत्तर कोरिया में, तो ऐसा है क्या? नहीं। तो हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये लोकतांत्रिक गणतंत्र है। क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी मीन्स, मैंने क्या बोला था? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो भाईचारा, तो सोशल ब्रदरहुड। तो सोशल ब्रदरहुड एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रियम्बल क्या है? अब ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें, प्रियम्बल के बारे में क्या पूछ रहा है। तो एनफोर्सिबल होता है। एनफोर्सिबल का मतलब होता है कि आप कोर्ट में चले जाओ, कि आप लागू करो, लागू होने वाला। एनफोर्सिबल का मतलब क्या है? लागू कर सकते हैं जिसको। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एनफोर्सिबल है, तो प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकते दोस्तों। तो ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन एनफोर्सिबल बट गाइडिंग प्रिंसिपल। लीगल राइट भी नहीं है और ना ही ऑर्डिनरी लॉ है। प्रियम्बल एक बस प्रीफेस है, बता रखा है। तो ये एनफोर्सिबल तो नहीं है, नॉन एनफोर्सिबल है, यानी एनफोर्सिबल तो नहीं है, लेकिन एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये गाइड करता है। अगर हमारा जो संविधान के जो रखवाले हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको गाइड करता है। उसको गाइड करता है कि अगर कोई डिसीजन लेना है उसको, तो उसके लिए गाइड करता है। जैसे सोशलिस्ट सोशलिस्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए कोई भी नियम बन रहा है तो, सेक्युलर होना चाहिए कोई नियम बन रहा है तो, है ना? इक्वालिटी की बात करना चाहिए, फ्रेटर्निटी की बात करना चाहिए। तो ये सारी बातें करना चाहिए कोई भी लॉ आ रहा है तो। तो प्रियम्बल जो हुआ करता है वो नॉन एनफोर्सिबल तो हुआ करता है, लागू तो नहीं करा सकते आप जाकर कोर्ट में, लेकिन लेक वो गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है। तो नॉन एनफोर्सिबल है बट गाइडिंग प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द प्रियम्बल वाज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? तो प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया जा चुका है? दोस्तों, प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया है, सिर्फ एक बार। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, मैंने फिर बताया कौन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट, बार-बार इसलिए लिखा रहा हूँ मैं, आपको दिमाग में, ज़हन में उतर जाएँगी ये, आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है? इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो द प्रियम्बल वाज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? तो वंस
कौन-कौन वर्ड है? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑब्जेक्टिव एंश्योर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन? तो कौन सा ऑब्जेक्टिव बताता है कि यूनिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होना चाहिए? तो जो बताता है, ठीक है? व्हिच ऑब्जेक्टिव तो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कौन सा बताता है? दूसरा तो जस्टिस बताता है क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर फ्रेटर्निटी इज द राइट ऑप्शन। तो फ्रेटर्निटी बताता है यानी इंश्योर करता है कि यूनिटी होनी चाहिए लोगों में, यानी भाईचारा भाईचारा अगर होगा, भाईचारा होगा लोगों में, यानी सोशल भाईचारा होगा, सोशल ब्रदरहुड होगा, तो वहां पर इंटीग्रिटी आई यानी यूनिटी, एकता होगी, है ना? इंटीग्रिटी होगी यानी सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है? ये बात सही है कि जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर इससे ये इंश्योर तो नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्टिव तो नहीं बता सकता ये, यूनिटी इंटीग्रिटी तो नहीं कर सकता, ठीक है? जस्टिस और लिबर्टी, इक्वालिटी लेकर आओगे तो। लेकिन हाँ, अगर आप भाईचारा का भाव पैदा कर दें लोगों में भाईचारा का भाव पैदा कर दिया जाए, तो यूनिटी आ जाएगी। हमारा देश जो है ना एक यूनिटी में बंधा रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द प्रिएम्बल ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। प्रिएम्बल जो है अपनी अथॉरिटी कहाँ ड्राइव करता है? मैंने बहुत पहले ध्यान करो, प्रिएम्बल की पहली लाइन याद करो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पावर कहाँ से आ रही है? प्रिएम्बल यानी संविधान पावर कहाँ से ले रहा है? अगर ये प्रिएम्बल ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी बोल रहा है यहाँ पर, अगर ये भी बोल दिया जाता कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? तो भगवान थोड़ी सोर्स दे रहे हैं, यानी पीपल, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच केस हेल्ड दैट प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, तो इसमें हुआ क्या है दरअसल दोस्तों, इसमें जो है इसके ऑप्शन थोड़े से नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है? तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या था, 2 मिनट रुकिए। ओके, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हिच केस हेल्ड दैट प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो प्रस्तावना को संविधान का किस मामले में माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये सवाल है। तो ये था क्या गोलकनाथ केस था, केशवानंद भारती केस था, मिनर्वा मिल केस था, संगारी प्रसाद केस था? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो केशवानंद भारती केस था, इसी केस में कहा गया था कि संविधान का भाग है, यानी कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। इससे पहले यानी केशवानंद भारती केस से पहले बहुत सारे केस आए थे, जिसमें इस बात को कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ऐड हुआ है, ये संविधान बना, संविधान को बनने के बाद में जोड़ा गया। तो कारण इस कारण लोग कह रहे थे उस समय पर कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है ही नहीं। लेकिन केशवानंद भारती केस आता है आई थिंक 1973 में, 1973 में देख लेना एक बार, ठीक है? 1973 में। तो उसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है एनफोर्सिबल तो नहीं है कोर्ट के द्वारा, यानी एनफोर्सिबल तो नहीं है, यानी लागू तो आप नहीं करा सकते, लेकिन ये एक एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल काम करेगा। कैसे काम करेगा? कि गाइड करेगा। अगर कोई नियम बना रहा है तो उसको गाइड करेगा, और ये जो है ये संविधान का भाग है, यानी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान का भाग है, ठीक है? सेक्युलर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स, सेक्युलर का दोस्तों मतलब क्या हुआ करता है, ये पूछ रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलर का मतलब क्या है? तो यहाँ पर स्टेट के रिलीजन का बताना चाह रहा है कि सेक्युलर का कोई स्टेट का रिलीजन होगा? नहीं, इस बात को बताता है कि हमारा संविधान नहीं बताता है कि कोई रिलीजन नहीं है। ये वाली बात अगर अगर कोई लगा के आएगा ना, तो बोलेगा कि नो रिलीजन, इस स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो रिलीजन के नाम पर, जैसे मोदी जी हैं, वो रिलीजन के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, रिलीजन के नाम पर ही चल रहा है सारा कुछ। तो यहाँ इसका मतलब नो रिलीजन तो नहीं हो सकता कि नो रिलीजन, कि हमारा सेक्युलर का मतलब नो रिलीजन है, कि हमारी जो सरकार है वो किसी रिलीजन को ना तो सपोर्ट करेगी और ना ही अपोज करेगी। लेकिन यहाँ पर है क्या, हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे हम सारे रिलीजन की, सारे धर्मों की हम क्या करेंगे? इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे। किसी को ऐसा नहीं कि किसी को बढ़ावा देंगे, किसी को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, हमें जो है इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए सारे रिलीजन्स को, ठीक है? नो रिलीजन का मतलब हो जाता है दोस्तों कि किसी देश में रिलीजन है ही नहीं कोई, रिलीजन को बैन कर दिया जाए, ठीक है? कोई पीएम बन जाए और बोल दे कि भाई साहब ये रिलीजन जो है, कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म का प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया, उसको सजा हो जाएगी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। स्टेट का कोई रिलीजन भी नहीं है। नो रिलीजन वाली बात भी गलत है, लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन वाली बात
सही है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हिच ईयर इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल आफ्टर अमेंडमेंट, संशोधन के बाद प्रस्तावना में कौन सा वर्ष उल्लेखित है? तो देखो ओके, तो संशोधन के बाद प्रस्तावना में कौन सा वर्ष उल्लेखित है? संशोधन के बाद प्रस्तावना में कोई वर्ष उल्लेखित किया गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि प्रस्तावना में कोई भी वर्ष उल्लेखित नहीं है, लेकिन 1976 में उसको 1976 में अमेंड जरूर किया गया था, लेकिन उल्लेखित कर रखा हो प्रीएम्बल में नहीं किया गया। तो नो ईयर मेंशन, नो ईयर कोई ईयर को मेंशन नहीं किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। द प्रीएम्बल इज यूजफुल इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस व्यू वाज गिवन इन व्हिच केस? तो संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना सहायक है, ये किस बात में कहा गया? तो हमने क्या बोला कि ये प्रस्तावना जो सहायक हुआ करती है, यानी संविधान की अगर व्याख्या करनी हो, संविधान जैसे संविधान तो लेके चले गए जितने लोगों ने भी संविधान लिखा, जैसे बी आर अम्बेडकर साहब जो मेन थे, ठीक है, उसके बाद भी और भी कमेटी के सदस्य लोग जो थे, ठीक है, तो वो लोग तो अब है नहीं, जिन लोगों ने संविधान लिखा वो लोग तो है नहीं। तो कभी कभार है, जैसे मैं ही कुछ लिख दूं, यही पीडीएफ आपको मैं दे दूं और मैं आपको इस पीडीएफ में दे देने के बाद में मैं आपको बताऊं नहीं कुछ, आप इस लेक्चर को बिना देखे पढ़ने की कोशिश करें, तो हो सकता है आपको डिफिकल्टीज हो। तो आप व्याख्या कैसे करेंगे कि इसमें सर ने ये लिखा है तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो ये व्याख्या कौन करेगा, कैसे करा जाएगा? तो इसके लिए एक वाद आया था, एक मामला आया था, और उस बाद में कहा गया कि संविधान की अगर व्याख्या करनी हो तो एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रियम्बल को। तो प्रियम्बल को एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सहायक बोल सकते हैं, यानी प्रस्तावना को सहायक बोल दिया उन्होंने कि प्रस्तावना जो है सहायक की तरह, सहायक की तरह काम करेंगी अगर हमें संविधान की व्याख्या करनी है। तो ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में, 1973 में जो आया था केशवानंद भारती केस, इसी में कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which philosophy is reflected in the word justice, liberty and equality? Justice, liberty and equality. तो कौन सी फिलोसफी है यहाँ पर? ये किस, या फिर अगर हिंदी बोले, न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द किस दर्शन को दर्शाते हैं, किस फिलोसफी को दर्शाते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये जिस फिलोसफी को दर्शाते हैं उस फिलोसफी को पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये ट्रिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रिनिटी हम बोलते हैं इसको, ट्रिनिटी। तीन बहनें हैं, एक्चुअल मैं ऐसे बोल दूंगा कि तीन बहनें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये जो ओरिजिनेट हुई, जो आई ये उपकर, जहाँ से ये पैदा हुए, ये तीन शब्द, तो ये जो तीन जो शब्द पैदा हुए हैं, ये पैदा हुए थे फ्रेंच के रिवॉल्यूशन में। ठीक है, आपको याद होगा लुइस 16 को काट के मार दिया था वहां के लोगों ने, ठीक है, जिलेटिन मशीन से काट दिया था उसको। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वर्ड उठ के आए, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। तो ये तीन शब्द है ना, वहां से जो आजादी है, क्या बोलते हैं, लोगों का शासन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये सारे के सारे जो जो चीजें हैं ना, ये वहीं से उभर के आई हैं, फ्रेंच के रिवॉल्यूशन, यानी फ्रेंच की क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने क्या बोला था, प्रस्तावना संविधान के बाद अंगीकृत की गई, क्या ये सही है गलत है? तो प्रस्तावना जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इनेक्ट की गई थी, ये सही सही बात है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान के बाद अंगीकृत की गई थी, ये सही एक्चुअल में होना चाहिए, गलत क्यों कर दिया ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं देखकर बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल एनजीओ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी प्रस्तावना का कौन सा उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, गरिमा को सुनिश्चित करता है, और कौन सा पार्ट है? तो ये बताता है फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। द प्रीएम्बल इज, प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल क्या है? पार्ट तो संविधान का है, लेकिन एनफोर्सिएबल नहीं है, इसको लागू तो नहीं कर सकते। पार्ट है और एक गाइडिंग प्रिंसिपल भी है, कृष्णानंद भारती केस में कहा भी दिया था। तो यही बात कृष्णानंद भारती केस में ही कही गई थी कि संविधान का ये भाग तो है, लेकिन लेकिन ये एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं, यानी लागू नहीं करा सकते आप प्रीएम्बल को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इंडिया इज रिपब्लिक, इंडिया का रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या हुआ करता है? रिपब्लिक का मतलब जो हुआ करता है दोस्तों, वो हुआ करता है इलेक्टेड हेड का होना, यानी कि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बल्कि वो बनेगा जो हकदार होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद में जो चुना जाएगा उसी को राजा बना दिया जाता है। तो इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी रूलर, हेरिडेटरी रूलर का मतलब दोस्तों यही होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये तो नहीं होगा। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है ना, इज द
करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच टर्म इंडिकेट्स इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस कौन सा टर्म प्रोवाइड करता है एक्चुअली में? विच टर्म इंडिकेट इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस जो प्रोवाइड करता है वो है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो टर्म है, समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद की विचारधारा, ठीक है। एक मैं एक क्योट करता हूँ, आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपको लगे कि वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ एक चीज, बहुत सारे प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएंगे। एक बहुत बड़े कवि रहे होंगे शायद, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल रूलर रहे हैं, पॉलिटिकल शायद नेता रहे हैं, उनकी मैंने एक बार मैं देख रहा था वीडियो, तो वहां पर उन्होंने एक बात कही थी, मतलब ये सारे टर्म समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे पास दो बकरियां, सुनना आपने भी शायद मेरे ख्याल से दिखा हो वो वीडियो, ठीक है। तो मेरे पास दो बकरियां हैं, मेरे पास क्या है, दो बकरियां हैं, उनमें से अगर दोनों बकरी मेरी छीन लेता है, यानी सरकार जो है आई और मेरी दोनों बकरी छीन लेती है और मेरे को 1 लीटर दूध सुबह शाम दे देती है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म, या फिर जो मार्क्सवाद बोलते हैं इसको कम्युनिज्म बोलते हैं। कम्युनिज्म में क्या होता है दोस्तों, यानी कम्युनिज्म में होता है क्या, सारी चीजें सरकार छीन लेती है, निजी प्रॉपर्टी के खिलाफ में रहते हैं, ये निजी प्रॉपर्टी नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो बकरी थी, दोनों बकरियों को छीन लिया, और जो दूध तो दे रही है ना, लगातार जो दूध है सरकार उसे दूकर 1-1 लीटर दूध सब में बांट देती है, तो ये कम्युनिज्म है। तो दूसरा उन्होंने बताया कि मेरे पास में एक दो बकरियां हैं, एक बकरी मैंने अपने पड़ोसी की दे दी और एक बकरी मैंने खुद रख ली, ऐसे बोलते हैं समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है, मिल बांट कर खाना, ठीक है, मिल बांट कर खाना, या फिर बोल सकते हैं कि जो पैसा भी अगर आ रखा है ना, पैसा आ रखा है तो उसको बराबर बराबर में बांट देना, ये क्या है, ये बोलते हैं सोशलिस्ट। ये क्या है, सोशलिस्ट है दोस्तों, क्या है, सोशलिस्ट, यानी समाजवाद, ठीक है, समझ में आया। ओके। फिर उन्होंने कहा कि दो बकरी हैं मेरे पास में, दोनों बकरियों को क्या हुआ, एक आया, राजा आया और छीन के ले गया और मुझे कुछ नहीं दिया, और मेरे को क्या कर दिया, बंदी अलग बना लिया, बंदी अलग बना लिया, इसे बोला उन्होंने मोनार्की है, यानी राजा का शासन है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि दो बकरियां हैं, दोनों बकरियां मेरे पास में ही रहती हैं, और मैं जब तक दूता हूँ, यानी जब तक दूध देती हैं तब तक तो मैं पालता हूँ, लेकिन जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती हैं, जैसे ही उन्होंने दूध देना बंद कर दिया, मैंने क्या काम कर दिया, कसाई के हाथ कटवा दिया, कसाई के हाथ कटवा दिया। तो उन्होंने कहा ये है लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र, समझ में आया। तो इस तरह से वो समझाते हैं। तो मैं बस स्टोरी सुनाना चाह रहा था आपको, बस और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जो टर्म है इकोनॉमिक जस्टिस जो प्रोवाइड कराया करता है, जो इंडिकेट कर रहा है, यानी कौन सा शब्द आर्थिक न्याय को दर्शा रहा है, वो है सोशलिस्ट, ये ठीक है, सोशलिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो सेकुलरिज्म जो शब्द है ये किसकी रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था, तो सेकुलर, ठीक है, सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया और इंटीग्रिटी हो गया। ये तीन वर्ड शब्द जो थे मैंने बताया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन है, किस कमेटी की सिफारिश पे जोड़े गए थे, तो मैंने बताया था आपको उसकी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसके पास में है, तो प्रियम्बल में दोस्तों जो संविधान की सर्वोच्च शक्ति जो दे रखी है वो दे रखी है लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड बी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाई, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया क्या सिग्निफाई कर रहा है ये पूछ रहा है। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाई कर रहा है दोस्तों क्या, पॉपुलर सोवरेनिटी, यहाँ भी संप्रभुता है, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, फ्री हैं, वो लोगों को कोई दूसरा नहीं चला रहा है, बल्कि लोग खुद को चला रहे हैं, लोग खुद को ही चला रहे हैं। तो यहाँ पर समझ में आ रही है ये वाली बातें आपको, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर यही वाली बात है, यही पॉपुलर सोवरेनिटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये वाला सवाल बहुत ज्यादा फेवरेट है, हर सरकारी एग्जाम का, ठीक है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है कि कौन सा अमेंडमेंट को मिनी संविधान कहते हैं, यानी लघु संविधान कहते हैं, कौन सा संशोधन है, कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है, तो वो कौन सा था, 42nd। तो 42nd वाला है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 42nd में बहुत ज्यादा संविधान को उथल पुथल कर दिया गया था, प्रियम्बल बदला गया था, डीपीएसपी में चेंजेस किए गए थे, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें बदली गई थी इस संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी
ने बहुत सारी चीज़ें संविधान के साथ में छेड़छाड़ बहुत करी थी उस समय पर, ठीक है? इमरजेंसी भी बहुत ज़्यादा लगाई थी। उन्होंने अब तक में सबसे ज़्यादा जो संविधान के साथ में छेड़छाड़ करी थी, तो इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन-सा लघु संविधान कहलाता है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज़ एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? तो देखो मैंने एक बार बोल दिया कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी तीनों शब्द एक ही अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं ना। तो राष्ट्र की अखंडता किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है दोस्तों? तो जो राष्ट्र की अखंडता है ना दोस्तों, वो जोड़ी गई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए तब तक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। चलिए करें? ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल। तो प्रिएम्बल जो है किस आर्टिकल के अंडर अमेंड किया जाता है, यानी संशोधन किया जाता है? तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो प्रस्तावना में दोस्तों जो संशोधन है ना, वो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक? तो इससे रिलेटेड कौन-सा वाद है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है? कि कौन-सा वाद है, ठीक है? कि कौन-सा जो है वाद है? तो इससे रिलेटेड जो वाद है, वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ठीक है? तो केशवानंद भारती केस जो है इसी अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो प्रस्तावना में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत किया जा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिएम्बल? प्रिएम्बल का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिएम्बल है या फिर बोल सकते हैं प्रस्तावना है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या-क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, ठीक है? ये 3 चीज़ें प्रोवाइड कराना उसका उद्देश्य है। 3 चीज़ें दिलाना, जस्टिस दिलाना, लिबर्टी दिलाना और इक्वालिटी दिलाना। लेकिन फेडरलिज्म दिलाना, ये कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है? ये कोई उद्देश्य नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर भी दे रखे थे, एक्चुअल में आंसर मैंने इसी में ही ऐड कर दिए थे और यहाँ पर कुछ आंसर भी ऐसे भी दे रखे हैं, ठीक है? The preamble secures social, economic and political justice. This idea is borrowed from. तो यहाँ पर पढ़ लीजिए आप। The preamble secure social, economic and political justice. This idea is borrowed from. यानी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना में दोस्तों जो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ये सारी जो न्याय की अवधारणा है, वो कहाँ से ली गई थी दोस्तों? तो वो ली गई थी सारी की सारी रसिया से। ठीक, कहाँ से ली गई थी? रसिया यानी यूएसएसआर रसिया से। उस समय पर यूएसएसआर जो है, जो रसिया थे जो है, वो एक्चुअल में एक इकट्ठा हुआ करता था। ठीक है? ब बाद में उसकी जो है 15 आई थिंक 15 करके जो है तोड़ दिए गए थे। ठीक है? हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो रसिया जो था, वो पहले यूनाइटेड प्रोविंस था एक हिसाब से। ठीक है? एक बहुत बड़ा संगठन था, जैसे कजाकिस्तान वगैरह है ना, ये सारे के सारे तोड़े गए हैं रसिया को। तो ये रसिया से लिए गए थे। कौन-कौन से वर्ड याद रखना है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से लिए गए? रसिया से। आगे बढ़ते हैं। व्हिच वर्ड इन द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक इक्वालिटी? तो इकोनॉमिक इक्वालिटी कौन-सा वर्ड बताता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी प्रस्तावना का कौन-सा शब्द आर्थिक समानता दर्शाता है? तो आर्थिक समानता को दर्शाने वाला जो वर्ड है, वो है सोशलिस्ट। कौन-सा? सोशलिस्ट। मैंने बोला था ना कि आर्थिक समानता सोशलिस्ट से ही आएगी। अगर लोग समाजवादी विचारधारा के होंगे कि अगर मेरे पास में 2 ब्रेड हैं, मैं अपना ब्रेड एक दूसरे को दे दूँ, तो समाजवाद तभी बनेगा। समाज तभी बनेगा कि मेरे पास में मैं अपने पास में ज़्यादा पावर आने नहीं दूँ। मेरे पास में ₹100 हैं, तो मैं अपने पड़ोसी को भी ₹50 दे दूँ। यही तो समाजवाद है। बराबर का हिस्सेदारी, बराबर की बाँट देना चाहिए। तो ये समाजवाद है एक्चुअल में, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिएम्बल में जो इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर आएगी, तो वो कहाँ से? सोशलिस्ट है। अगर समाजवाद हो जाएगा, समाजवादी विचारधारा आ जाएगी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा?
सो इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाएगी। ये समाजवादी लोग जो होते हैं, वो मानते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच केस फर्स्ट हेल्ड दैट प्रिएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस बाद में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। मैंने बोला था संविधान का भाग किस बाद में माना गया था दोस्तों, कि ये तो भाग नहीं माना गया वाला सवाल है। इससे पहले मैंने आपको बताया था किस बाद में संविधान का भाग नहीं माना गया था, वो था किस भाग, सॉरी माना गया था, किस बाद में संविधान का सॉरी किस बाद में प्रिएम्बल को यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, वो था केशवानंद भारती केस, है ना? लेकिन इसमें ये तो नहीं होगा, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर था बेरुवारी यूनियन केस, ठीक है? बेरुवारी यूनियन केस जो आया था, बेरुवारी यूनियन केस, इस केस में कहा गया कि प्रिएम्बल जो है यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है? ये केशवानंद भारती के इससे पहले आया था, आई थिंक 1961 के अराउंड आया था। तो बेरुवारी यूनियन केस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर व्हिच आर्टिकल? तो प्रिएम्बल को अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रिएम्बल किस अनुच्छेद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 368, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जस्टिस इन द प्रिएम्बल इंक्लूड्स, यानी प्रस्तावना में न्याय में क्या शामिल है? यानी प्रस्तावना में न्याय में क्या शामिल है? तो कैसी प्रस्तावना में क्या कौन-कौन सा न्याय शामिल है? तो आपको एसईपी करके याद रखना है, सोशल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो प्रस्तावना में न्याय में क्या शामिल है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लिबर्टी इन द प्रिएम्बल, लिबर्टी इन द प्रिएम्बल, लिबर्टी इन द प्रिएम्बल मीन्स, यानी लिबर्टी जो प्रिएम्बल में दे रखी है, उसका मतलब क्या हुआ करता है? तो लिबर्टी इन द प्रिएम्बल का मतलब हुआ करता है पॉलिटिकल फ्रीडम ओनली होता है क्या? लिबर्टी इन द प्रिएम्बल में जो लिबर्टी दे रखी है, यानी प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ करता है? ये तो पूछ रहा है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम ओनली, तो ऐसा होगा कि सिर्फ आपको पॉलिटिकल फ्रीडम दिया जाए, इकोनॉमिक फ्रीडम ही नहीं दिया जाए, नहीं ना? तो ओनली वाले तो गड़बड़ है मामला, है ना? ओनली वाला तो गड़बड़ है। जैसे फ्रीडम ओनली गड़बड़, लीगल फ्रीडम ओनली गड़बड़। तो ओनली जो लगा देता है ना, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है? यूपीएससी के केस में कहते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट को देखते ही हम तुरंत कट कर देते हैं, तुरंत कट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये देख लेना, ठीक है? लिबर्टी इन द प्रिएम्बल मीन्स फ्रीडम फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी इन द प्रिएम्बल स्टैंड्स फॉर, इक्वालिटी इन द प्रिएम्बल, इक्वालिटी इन द प्रिएम्बल स्टैंड फॉर, यानी प्रस्तावना में समानता का क्या तात्पर्य है? ये पूछना चाह रहा है। तो इक्वालिटी का मतलब हुआ करता है कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी ऑफ व्हाट? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, पढ़ा था हमने, वही टर्म हमको डायरेक्ट पूछ लिया था। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ना, इक्वल पे फॉर इक्वल पे ओनली ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इक्वालिटी जो प्रिएम्बल में दे रखी है, यानी प्रस्तावना में जो समानता दे रखी है, उसका मतलब जो हुआ करता है वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों, वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अब कई बार सवाल आ चुका है ये वाला कि इसमें सोशलिस्ट का पूछ लेगा, कभी सेकुलर का पूछ लेगा, है ना? कभी इंटीग्रिटी का पूछ लेगा, यानी अखंडता पूछ लेगा, कभी समाजवाद पूछ लेगा, और कभी बोल देगा कि पंथ निरपेक्ष। तो ये 3 वर्ड बार-बार घुमा-घुमा के बोल देगा। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। द प्रिएम्बल इंडिकेट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज, तो प्रिएम्बल क्या बताता है? तो प्रिएम्बल जो हुआ करता है, यानी प्रिएम्बल इंडिकेट करता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी नेचर इंडियन स्टेट का क्या है? प्रस्तावना भारत के राज्य के स्वरूप क्या बताती है? तो वो क्या बताती है? ये जो प्रस्तावना है वो भारत का क्या फेडरल फीचर है? ना। क्या यूनिटरी फीचर है? ना। सोवरेन फीचर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है? हाँ, बिल्कुल। सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है हमारा देश। सोशलिस्ट ओनली भी नहीं है, ये समाजवाद ओनली नहीं है। समाजवादी एक गुण ज़रूर है, लेकिन समाजवादी ओनली लगा दिया ना, ओनली नहीं है। ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? यूनिटरी का मतलब होता है कि सेंटर के पास में सारी पावर जो है सेंटर के पास में होना। फेडरल का मतलब होता है पूरी तरह से फेडरल कर दिया, यानी कि स्टेट राज्य अलग-अलग जो है नियम बना रहे हैं सारे के सारे। तो ऐसा भी नहीं है ना। तो सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक। सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। व्हिच आइडियल इन द प्रिएम्बल एंश्योर्स यूनिटी ऑफ द नेशन, तो यानी प्रस्तावना का कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करता है? तो एकता मैंने बताया था, एकता जो बताता है ना, वो तभी आएगी एकता लोगों में, जब आप लोगों में
ब्रदरहुड की भावना लेकर आओगे, यानी सोशल ब्रदरहुड की भावना लेकर आओगे, यानी भाईचारा वाली जब भावना लेकर आओगे ना, तभी लोगों के अंदर एकता आएगी। तो वह फ्रेटर्निटी, एंड फ्रेटर्निटी को इंग्लिश में ही हम भाईचारा को बोलते हैं फ्रेटर्निटी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द वर्ड बी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट। बी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है एक्चुअल में? हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाते हैं? वो पावर दिखाना चाहते हैं, है ना, इन पॉपुलर सोवरेनिटी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है? पॉपुलर सोवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन। प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया था, ये पूछा है। तो प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था दोस्तों, तो ये ऐड किया गया था 19 व्हाट 49, उसी समय पर जब संविधान बना था, उसी समय पर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल वाज लास्ट अमेंडेड, तो पहले एक ही बार तो अमेंड किया गया है ना प्रियम्बल को दोस्तों, एक बार अमेंड किया गया है प्रियम्बल को, एक बार ही तो अमेंड किया गया है। तो प्रियम्बल को जब एक बार अमेंड किया गया तो पूछ रहा है लास्ट अमेंडेड इन 1976, ठीक है? जो पहली बार अमेंड किया गया था वही लास्ट है, पहला ही लास्ट है उसका। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच केस हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस ने कहा था? केशवानंद भारती केस ने कहा था। 1973 में जो केस आया था केशवानंद भारती केस, उसमें कहा था कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है, यानी किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग बोला गया था? केशवानंद भारती केस में। किस भाग में, यानी किस बाद में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वो कौन सा था? बेरुवारी यूनियन केस। बेरुवारी यूनियन केस में ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था? प्रस्तावना संविधान का भाग है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट। यानी राष्ट्र की अखंडता किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो राष्ट्र की अखंडता, वही सवाल आ रहा है ना बार बार, तो राष्ट्र की अखंडता किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। द प्रियम्बल कैन बी यूज्ड फॉर, यानी प्रस्तावना का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गाइडिंग प्रिंसिपल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि अगर संविधान की व्याख्या करनी है, संविधान की व्याख्या करनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम प्रस्तावना का इस्तेमाल करेंगे, प्रियम्बल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या है? इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सोशलिस्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स। सोशलिस्ट यानी समाजवाद, क्या मतलब होता है समाजवाद? सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है हमारे संविधान में? इसका मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आना चाहिए, ठीक है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आना चाहिए, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल नहीं आ जाए, ठीक है? ना ही कैपिटलिज्म आ जाए, कम्युनिज्म, ये तो सवाल के ऑप्शन ही गलत थे। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? सेकुलर स्टेट मीन्स, सेकुलर स्टेट मीन्स यानी पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या हुआ करता है दोस्तों? तो पंथ निरपेक्ष राज्य का जो अर्थ हुआ करता है, वो हुआ करता है कि ना तो राज्य का कोई रिलीजन है, कोई रिलीजन मतलब इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, यानी पर्टिकुलर कोई देश का कोई रिलीजन नहीं, बल्कि जो देश है ना, हमारा जो देश है, वो सारे रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देगा, इक्वल रिस्पेक्ट देगा। तो नो रिलीजन वाली बात गलत है, स्टेट रिलीजन की बात गलत है। एंटी रिलीजन भी नहीं है हमारा देश कि किसी धर्म, कोई धर्म की बार प्रचार कर रहा है तो हमारा देश जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए ना, बल्कि क्या है कि हमारा देश चाहता है, यानी हमारा संविधान सारे धर्मों को एक निगाह से देखता है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है सारे की सारे धर्मों को। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ करता है, ये पूछ रहा है। रिपब्लिक मीन्स, रिपब्लिक का क्या मतलब हुआ करता है? तो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ करता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, है ना, तो यहाँ पर देखिए इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। देखिए हम जो है आई थिंक मेरे ख्याल से 75 के अराउंड हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है? प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना को एनफोर्स कर सकते हैं क्या? हमने कहा प्रस्तावना को लागू तो नहीं कर सकते, तो गलत है। नॉन एनफोर्सेबल बट गाइडिंग प्रिंसिपल, ये सवाल रिपीटेड है, ये नॉन एनफोर्सेबल है लेकिन गाइडिंग है। सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की शक्ति के स्रोत क्या है? तो संविधान की शक्ति के जो दोस्तों स्रोत हुआ करते हैं वो क्या है? वो बी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स, ठीक है? विच फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी। तो जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी कहाँ से फिलोसफी आई थी? तो आपको मैं पहले भी बता चुका था, ये सवाल जो है रिपीटेड है। जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी ये रिपीटेड सवाल है, ये कहाँ से आया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से आया था। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स, तो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना किसको दर्शाता है एक्चुअल में? तो प्रस्तावना जो है क्या बताता है? ये प्रस्तावना क्या कोई बेसिक स्ट्रक्चर है? प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? या ऑर्डिनरी लॉ है? शेड्यूल है क्या? डायरेक्टिव ओनली है? या दिशा ही देता है सिर्फ? ध्यान रखना है कि प्रियम्बल है, सॉरी प्रियम्बला बोल रहा हूँ मैं, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना जो है वो बताता है बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक ढांचा क्या होना चाहिए, ठीक है?
तो बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर को दर्शाता है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 और पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द प्रिएम्बल रिक्वायर्स, यानी अगर संविधान का संशोधन करना है, यानी प्रस्तावना में संशोधन के लिए क्या आवश्यक हुआ करता है? तो ध्यान रखना है, तो प्रस्तावना का जो संशोधन हुआ करता है ना बेटा, सॉरी बेटा, जो दोस्तों संविधान संविधान का जो संशोधन हुआ करता है वो होता है आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत अगर कोई संविधान का संशोधन हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेजॉरिटी जो है 2-3 तरीके की होती है, ठीक है? एक हुआ करती है कौन-सी? सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, मैं समझा दे रहा हूँ यहीं पे ना, सिंपल मेजॉरिटी होती है, ठीक है? दूसरी हुआ करती है स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। तीसरी हुआ करती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है? तो ये 3 तरीके की क्या हुआ करती है, मेजॉरिटी हुआ करती है। नियम जो है 3 तरीके से बनते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है सिंपल क्या नाम है, जो 50 वोटिंग आ जाए, यानी 50 प्लस 1 वोटिंग आ जाए, तो वोटिंग हो जाएगी। 50% वोट पड़ जाए किसी भी नियम के लिए, तो कैसे कह देंगे कि क्या बोलते हैं, नियम पास हो जाएगा आराम से। यानी सिंपल मेजॉरिटी में कुछ चाहिए नहीं, यानी 100 लोग हैं, तो 100 में से अगर 51 लोगों ने वोट दे दिया, तो वो नियम पास। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या हुआ करता है दोस्तों, स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 वोटिंग देखी जाती है, ठीक है? 2/3 वोटिंग ऑफ प्रेजेंटेड, जो लोग प्रेजेंट हैं उनमें 2/3 लोग वोट करें, 2/3 वोट करें कि हाँ सही बात है, तब जो है नियम बनेगा, वरना नहीं, नियम नहीं बनेगा। तीसरा केस क्या होगा था, स्पेशल मेजॉरिटी तो हुआ करती है वहां पर अगर कोई नियम स्टेट से रिलेटेड है, यानी कि राज्य का कोई कानून बदला जा रहा है, जिससे यानी नियम कहाँ बन रहा है, यूनियन में बन रहा है, यानी पार्लियामेंट में बन रहा है। अगर कोई राज्य का नियम बदल रहा है सरकार, उस केस में क्या हुआ करता है, स्पेशल मेजॉरिटी, यानी 2/3 तो मेजॉरिटी चाहिए हुआ करती है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, यानी कि कम से कम जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, यानी जितने भी हमारे राज्य हैं, उनमें से आधे राज्य ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल बात सही है, आप जो है नियम बना दो हमारे लिए, तो बन जाएगा। तो ये जो लास्ट के 2 नियम है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि इतनी जल्दी समझाया भी नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? पॉलिटी अपने आप में ही बहुत वास्ट है। तो ये जो आपकी लास्ट में दे रखी है, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, ये दोनों की दोनों जो मेजॉरिटी हुआ करती है, ये आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत आया करती है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर देखना अमेंडमेंट ऑफ प्रिएम्बल, तो प्रिएम्बल का अगर अमेंडमेंट करना होता है, वहाँ पर हमको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। कैसी चाहिए होती है? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से भी नहीं कर सकते हम, रेफरेंडम से नहीं कर सकते, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन अगर जरूरत है तो। बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? ओके, तो क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस हमने ये कर लिए और कुछ क्वेश्चंस हमने पहले वाले भी कर लिए। तो अब जो हमारा बनता है, वो क्वेश्चन बनता है फंडामेंटल राइट से, ठीक है? मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअल में ये लेक्चर जो है कितना बड़ा हो चुका है। तो 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड का ये जो है लेक्चर हो चुका है। 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है? 2 मिनट का मेरे को ब्रेक चाहिए आई थिंक, ठीक है? ले सकता हूँ ब्रेक? चलिए ले सकता हूँ ना? चलिए, मैं थोड़ा-सा पॉज़ कर देता हूँ इसको।
ओके, 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 हाँ, चलो, ओके, ओके, आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल, सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के जितने भी सवाल रहेंगे, यानी 50 सवाल है हमारे पास में, और 50 सवाल को कवर कर लेंगे, और 50 सवाल यानी इतना, यानी प्रियम्बल हमारा कवर हो जाएगा, प्रियम्बल कवर हो जाएगा और फंडामेंटल राइट, ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। 50-50 क्वेश्चन करने के बाद में आपका ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 51 पकड़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 12 डिफाइन करता है, यानी अनुच्छेद 12 क्या परिभाषित करता है, ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 12 जो है क्या परिभाषित करता है दोस्तों, वो परिभाषित करता है स्टेट को, ठीक है, यानी राज्य की जो परिभाषा है ये बताता है अनुच्छेद नंबर 12 कि राज्य क्या होगा, यानी स्टेट क्या होगा, ये परिभाषित करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, आर्टिकल 13 डील्स विद, यानी अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है ये पूछ रहा है आपसे, समझ रहे हैं। तो अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 जो है वो डील किया करता है किसके साथ में, क्या जुडिशियल रिव्यू के साथ में डील किया करता है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, या डीपीएसपी, या फिर इमरजेंसी के साथ। तो इसका जो सवाल का जो जवाब रहेगा वो रहेगा लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आर्टिकल 13 कहता है, इसको मैं बोलता हूँ क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, 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 इक्लिप्स समझते हैं आप। इक्लिप्स का मतलब होता है जैसे आप लोनार इक्लिप्स पढ़ा होगा ना, है ना, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये पढ़ा है आपने। तो उसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल 13। तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में बेस्ड है। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहती क्या है, इस चीज को समझो। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहती है कि मान के चलिए कोई फंडामेंटल राइट है और कोई पहले का नियम है, पहले का लॉ है, यानी जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, ठीक है, ये जो कानून है ये पहले से चले आ रहे हैं, ये पहले से चले आ रहे हैं, संविधान में नहीं लिखे गए। तो ये नियम अगर फंडामेंटल राइट को छीनते हैं, यानी कोई नियम बनाया गया, या फिर सीआरपीसी है, यानी पहले के कोई लॉ है, यानी पहले के कोई लॉ, या फिर अभी कोई लॉ बना दिया सरकार ने, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट से टकराते हैं, फंडामेंटल राइट से टकराते हैं, तो उस समय पर फंडामेंटल राइट जो है ग्रहण लगा देंगे उन सारे राइट्स पर, यानी उन सारे राइट्स को खत्म कर देंगे और फंडामेंटल राइट्स जो है उस समय पर माने जाएंगे। यानी कि जो पुराने नियम चले आ रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट कुल मिलाकर कहना चाहता है कि ये फंडामेंटल राइट जो हुआ करते हैं वो सुप्रीम हुआ करते हैं, समझ रहे हैं? जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार है ना दोस्तों, वो सुप्रीम है, वही सबसे बड़े हैं, वो ग्रहण लगा देंगे। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर इन आर बोल सकते हैं हम उनको, क्या बोलते हैं, गायब कर देते हैं उसको, उस समय पे क्या लगा देते हैं, उनको ग्रहण लगा देते हैं, ठीक है। तो उनको बाद में जो है पीछे उसको सही किया जाता है, उसके बाद में उन लॉ को दोबारा से लागू किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट को तो प्रिवेल किया जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट को प्रिवेल किया जाएगा, यानी कि फंडामेंटल राइट को ही माना जाएगा, ना कि पहले के नियम को, या फिर अभी कोई नियम बना दिया, अगर फंडामेंटल राइट से वो टकरा रहा है तो फंडामेंटल राइट को ही हम मानेंगे, ना कि किसी और नियम को। समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 13 यही बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ मेंशन है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज मेंशन इन, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 14 कहता है ईबीएल और ईपीएल, तो मैं बता दे रहा हूँ, ईबीएल इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये दोनों टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, ईबीएल और ईपीएल। इक्वलिटी बिफोर लॉ सुन लीजिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये दोनों शब्द कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, आर्टिकल नंबर 14 यानी अनुच्छेद नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पर, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अंडर, यानी भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है। तो भेदभाव का निषेध, यानी प्रोहिबिशन करना है डिस्क्रिमिनेशन का, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन को निषेध करना है तो ही अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अंडर अनुच्छेद नंबर 15, यानी कि किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स, ठीक है। तो यानी सेक्स मतलब मेल है, फीमेल है, इसके बेसिस पे आप उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई कास्ट, लोअर कास्ट, हायर कास्ट करके आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप किसी धर्म को छोटा नीचा नहीं बता सकते हैं, किसी की
कलर को, रेस का मतलब होता है किसी के रंग भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी के साथ में, समझ में आ रहा है? तो ये भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 15 में है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं, 55 पढ़ते हैं। 55 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन में, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो ये अनुच्छेद नंबर 16 है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 16 में बोला गया है कि सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको जो है उसको जो है इक्वलिटी देंगे हम अपॉर्चुनिटी में, यानी कि उन लोक नियोजन में उसको अवसर बराबर दिया जाएगा, हर इंसान को अवसर जो है बराबर दिया जाएगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत बोल सकते हैं जिसको, है ना, अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में हुआ करता है दोस्तों? तो छुआछूत का जो उन्मूलन है दोस्तों वो हुआ करता है अनुच्छेद नंबर 17 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 17 में। इनको याद कर लेना, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 17 याद कर लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 17 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 57, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स कौन से होते हैं दोस्तों? टाइटल्स जैसे पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो टाइटल है, एक्चुअली में क्या है, वो टाइटल है। तो एबोलिशन करना है टाइटल को, यानी कि उपाधियों का उन्मूलन। उपाधि, अब उपाधि में इसमें जो मेजर वगैरह ये उपाधि नहीं आती, ठीक है। जैसे मेजर, आज के समय तुमने सुना होगा कि मेजर है, फौजी है, या फिर किसी को लगा दिया बहुत सारे भारत रत्न मिलता है, कुछ ही लोगों को, है ना, भारत रत्न मिलता है। तो ये सारी उपाधियां जो हैं लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, भारत रत्न है, बहुत सारे रत्न मिलते हैं ना, तो ये तो उपाधियों को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो उपाधियां होती जैसे राजा है, महाराजा है, इन सारी उपाधियों का उन्मूलन करना है, यानी कि खत्म करना है, कोई इस्तेमाल नहीं करे। तो इनका जो उन्मूलन है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो वो है अनुच्छेद नंबर 18 में, अनुच्छेद नंबर 18 में। तो अनुच्छेद नंबर 18 में जो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल है, ठीक है, यानी उपाधियों का उन्मूलन है दोस्तों, उपाधियों का उन्मूलन है। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अंडर, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी वाक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? वाक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, ये पूछ रहा है। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी, ठीक है, बोलने की आजादी है, स्पीच फ्री, स्पीच की यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। सॉरी, असेंबली, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी असेंबल हो सकते हैं, ठीक है, एसोसिएशन कर सकते हैं यानी इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीसफुल एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद नंबर 19 में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये अनुच्छेद नंबर 19 के सब क्लॉज ए के ए में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 59, राइट टू असेंबली पीसफुली, ये कहाँ पर है? तो पीसफुली असेंबल, पीसफुली जो असेंबल करना है, मैंने बोला ना, अगर आपको इकट्ठा भी होना है ना, तो पीसफुल होना है, ऐसा नहीं कि हथियार लेकर खड़े हो जाओ आप दंगा करने के लिए। तो आप सोचो पुलिस आके डंडा बजा रही कि भाई पुलिस, आप दंगा, वो डंडा कैसे बजा रहे हो? वो डंडा बजा सकता है, सिंपल है, बजा सकता है। क्यों बजा सकता है? क्योंकि संविधान में पीसफुल असेंबल बोला है, किस अनुच्छेद में बोला है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के बी में, अनुच्छेद 19 1 का बी, अनुच्छेद 19 1 का बी, समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 19 1 में, 1 का ए में क्या है? स्पीच है, ध्यान रखना। अनुच्छेद मैट्रिक बनाता चलता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 1 19 के 1 में, 19 19 के 19 1 ए में क्या दिया? स्पीच। दूसरे में क्या दिया? असेंबल, एस ए, एस ए, ठीक है, असेंबल यानी अनुच्छेद ए के बी, यानी ये ए में है, ये बी में है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज अंडर, यानी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यानी संघ बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सी में है। तो एसोसिएशन, तो मैं एसोसिएशन को भी मैं ए से लगा दे रहा हूँ, ए प्लस सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एसोसिएशन यानी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन यानी कि संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, यानी कि बहुत सारे मैंने एसोसिएशन आपको बताई थे कि एसोसिएशन बहुत सारे जैसे लेबर लोग हैं वो सारे के सारे क्या बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं, ठीक है। आरएसएस भी तो क्या है? संघ ही तो है आरएसएस। जो आरएसएस है वो भी संघ है, आरएसएस क्या है? संघ है। तो इसको आजादी कौन दे रहा है? संविधान ही दे रहा है दरअसल, है ना। तो संविधान को नहीं मानना वो बात गलत है, लेकिन संविधान ही उनको आजादी दे रहा है। राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन इज अंडर व्हिच आर्टिकल नंबर 19 1 क्लॉज सब क्लॉज सी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज अंडर, तो ये भी मूवमेंट किसमें आता है? तो मूवमेंट ये भी एक्चुअली में हमने सारे पढ़ाए थे एक्चुअली, ठीक है, तो ये सारे पढ़ाए थे, अनुच्छेद नंबर 19 में ही आता है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा टफ बना दिया, टफ एक्चुअली में इतना टफ आएगा नहीं, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने टफ इसलिए बना दिया कि जिससे कि आपको सारे कुछ पता होना चाहिए। तो ये मूवमेंट जो है ये आता है 19 डी में, 19 डी में। तो मैंने क्या पढ़ाया? एस डबल ए एंड एम, ठीक है, एस डबल ए एम, ए बी सी डी, साम हो गया, ओके, साम हो गया, ए बी सी डी साम, ओके। नाउ
फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इज अंडर, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस कहाँ आता है? ई में आता है, आर्टिकल नंबर 19 ई में आता है, आर्टिकल नंबर 19 1 क्लॉज ई में आता है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन इज व्हाट कम्स आर्टिकल नंबर 1 आर्टिकल 19 एक जी में, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन याद करना है 91 जी, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस याद करना है आपको 91 ई, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट याद करना है 91 डी। इसको देखो मूवमेंट तक तो मैं आपको इसी तरह से याद करा सकता हूँ साम, ठीक है। यानी आर्टिकल नंबर 19 के 1 सब क्लॉज ए में क्या आता है? एस, एस से क्या हो गया? राइट टू स्पीच। ए से क्या है? एसोसिएशन, सॉरी ए से क्या है आपका? एसोसिएशन, एक असेंबली, सॉरी ए से क्या है? असेंबली, ए से क्या है? दूसरे ए से क्या है? एसोसिएशन, और एम से क्या है? एम से क्या है? मूवमेंट, एम से क्या है? मूवमेंट। फिर दोबारा समझो, स्पीच, स्पीच ए में आएगा, ठीक है। 19 के सब बन के सब क्लॉज ए में आएगा, ठीक है। आर्टिकल 19(1) ए, तो स्पीच, ऐसे स्पीच। तो दूसरा असेंबली, असेंबल हो सकते हैं। तीसरा, दूसरा ए एसोसिएशन यानी संगठन बना सकते हैं। तीसरा मूवमेंट कर सकते हैं। तो साम, साम ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, ठीक है। एंड आर रेजिडेंस ई में आ जाएगा। और प्रोफेशन यानी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, हम जो भी हमारा जो मन करता है, हम जो यानी पढ़ाएं, या फिर हमारा जो मन करता है खेती करें, हमारा मन करे इंजीनियर बने, तो ये राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। ये भी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 19(1) के जी में आता है, ठीक है। राइट, आर्टिकल 19(1) के जी में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। थोड़ा स्पीड से करते हैं अब, है ना, तो टाइम ज्यादा हो रहा है। आर्टिकल नंबर 19, राइट्स आर अवेलेबल टू, तो अनुच्छेद 19 के अधिकार किसे प्राप्त है? अनुच्छेद 19 के अधिकार जो हुआ करते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे, ध्यान रखना, ये सारे के सारे सिटीजन को प्रोवाइड हैं, ये नॉन सिटीजन को नहीं है। मान के चलो एनआरआई, फॉर एग्जांपल, सॉरी, मान के चलो कोई फॉरेन का बंदा आ जाता है हमारे देश में पढ़ने के लिए, क्या उसको ये सिटीजन के जो जॉब करने के लिए अगर आ जाता है, तो क्या उसको आर्टिकल नंबर 19 मिलेगा? तो हम बोलेंगे नहीं मिलेगा उसको, अनुच्छेद नंबर 19 नहीं मिला करता है अगर कोई बाहर का बंदा आ जाता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, बिल्कुल शुरू में याद रखो। कन्विक्शन यानी कि आपको दोष शुद्धि से संरक्षण, यानी आपको पुलिस पकड़ के ले गई और पुलिस आपसे कन्विक्ट कराना चाह रही है कि आपने कोई हत्या की है या आपने कुछ किया है, और जबकि आपने किया ही नहीं। आप कोर्ट में जाकर झूठ बोल सकते हो, आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि इन्होंने मेरे को मारा, और मारने पर मैंने इनको सामने पुष्टि कर दी कि हाँ भाई साहब कि मैंने जो है मैं इसमें शामिल था, लेकिन एक्चुअल में शामिल तो आप थे ही नहीं। तो आप कोर्ट में जाकर अपनी बात को पलट सकते हैं। तो ये कहाँ पर दे रखा है इस चीज को? तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ये दे रखा है अनुच्छेद नंबर 20 में, अनुच्छेद नंबर 20 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज अंडर, ठीक है, सॉरी फॉर दैट वर्ड, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज अंडर, पूर्व व्यापी दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो वो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 20 में। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आपको एक एक सजा के लिए आपको एक ही दंड दिया जा सकता है, आपको 10 दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। एक सजा की है आपको, तो एक ही दंड दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने आपको अलग सजा सुना दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलग सुना दी, तो सुप्रीम कोर्ट की अलग आप सजा बुक काट रहे हैं और हाई कोर्ट की अलग सजा काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ करता है, ठीक है। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज अंडर व्हाट? आर्टिकल नंबर 20 के 1 में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, ये एक्चुअल में ये भी 20 के 2 में आता है, ठीक। डबल जियोपार्डी है ना, यही वाली में बात कर रहे हैं, दोहरी दंड से संरक्षण, दोहरी दंड से संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 20 के 2 में आता है, ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ओके ओके, हाँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल गया था। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब ये है कि मान के चलिए इस वाले को देखो, इस वाले को समझ लिया जो मैंने पहले बोला था। इस वाले का डबल जियोपार्डी, हाई कोर्ट ने आपको अलग सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलग सजा दे दी, तो आपको सिर्फ एक सजा मंजूर होगी, ना कि दोनों सजा। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ने आपको 5 साल की जेल दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 2 साल की जेल दी, तो आपकी 2 साल की वाली जेल मानी जाएगी, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 साल हाई कोर्ट के हिसाब से काटो और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 2 साल काटो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये तो आता है आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लॉज 2 में। लेकिन नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है ये समझो। मान के चलिए लॉ जो है, कोई भी लॉ है, जैसे पॉक्सो एक्ट मानो, पॉक्सो एक्ट मान के चलो, ये पॉक्सो एक्ट 2019 में आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पॉक्सो एक्ट 2019 में आया, 2017 में आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे को डेट याद अभी नहीं आई, फिलहाल के लिए नहीं याद आ रही, ठीक है। कोई एक्ट मान लेते हैं, ठीक, इस एक्ट को रहने देते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ गलत ही चला जाएगा। मान के चलिए कोई एक्ट है कि पेन चोरी करने पर आज की डेट में अभी लॉ आया
कि पेन चोरी करने पर आपको जो है मृत्युदंड दे देंगे, यानी कि ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आपको फांसी दे देंगे, ठीक है, फांसी दे देंगे। अगर आपने मेरा पेन चोरी किया तो आपको फांसी दे देंगे। लेकिन अब ये मैंने आज की डेट में बोला, आज डेट क्या है एक्चुअल में? मैं देखता हूँ आज की डेट क्या है, 20 दिसंबर है ना? तो 20 दिसंबर को मैंने ये नियम बनाया, 20 दिसंबर को मैंने ये नियम बनाया है। अब 20 दिसंबर को मैंने अगर नियम बनाया है ये, तो आप ये बताओ, आपने अगर 19 दिसंबर को ये क्राइम कर दिया, 19 दिसंबर को ये क्राइम कर दिया, क्या आपको मैं सज़ा दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। यानी कि आपने पहले एक काम किया है, नियम बनने से पहले अगर कोई वो कार्य कर दिया, तो उसके लिए सज़ा नहीं दे सकता। लेकिन 20 तारीख को कर दिया, जिस दिन नियम बनाया गया, उसके बाद में अगर आप कोई वो नियम का उल्लंघन करते हो, तब आपको सज़ा मिलेगी, ना कि उस नियम के बनने से पहले आपने कुछ गलत काम कर रहा है, तब सज़ा मिलेगी। समझ में आया? समझ में आया, नहीं आया? तो यही वाली चीज़ है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो ये आर्टिकल 20 में आता है, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज़ 1 में आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी दोहरा दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लॉज़ 2 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये 20 के 3 में आता है, यानी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 20 के थर्ड पार्ट, 20 के सब क्लॉज 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 3 में, यानी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य, स्वयं के विरुद्ध आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते। स्वयं के विरुद्ध जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप जो है खुद के स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकते कि मैंने ही कोई कांड किया है, ऐसा कुछ किया है, तो नहीं कर सकते। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है? जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये क्या है? 21 में, अनुच्छेद नंबर 21 में। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में है? 21 में। आर्टिकल 21 अप्लाई कहाँ हुआ करता है? अनुच्छेद 21 किस पर लागू हुआ करता है? तो अनुच्छेद 21 जो लागू हुआ करता है वो सब पे लागू होगा, तो सिटीजन पे, फॉरेनर पे, या फिर ऑल पर्सन पे। तो सिटीजन ओनली, ओनली वाले तो मैंने बोल दिया कि कर वो गलत मार दो, तो यहाँ पर सब पे लागू होगा ये आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सब पे लागू होता है, ऑल पर्सन, ऑल पर्सन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ये आर्टिकल नंबर 22 में आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, आपको जो है अरेस्ट जो है नहीं कर सकता कोई, तो इसकी अरेस्ट करने के लिए आपके उसके पास में वारंट होना चाहिए ना, ऐसे तो अरेस्ट कर लेगा कोई भी, अरेस्ट अरेस्ट कर लेगा आपको। तो अरेस्ट करने की जो प्रोटेक्शन है आपको संरक्षण प्रोवाइड किया गया है सर संविधान में, वो अनुच्छेद नंबर 22 में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर संरक्षण 2 तरीके के हुआ करते हैं, तो थोड़ा-सा लेक्चर लंबा हो जाएगा। एक प्यूनिटिव हुआ करता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ करता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज अंडर, गिरफ्तारी के, अगर आपको कोई सरकार है, सॉरी आपको जो है पुलिस है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो गिरफ्तार के कारण बताएं। थोड़ी सी ओके सो गिरफ्तार के जो कारण है, अगर गिरफ्तारी के जो कारण है उसको बताना चाहिए। अगर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो कारण बताए जाने चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आपको जो है बिना कारण है, बिना दलील, बिना अपील के आपको जो है, जो रॉलेट एक्ट आया था 1909 में, 1999 में आई थिंक, है ना? तो वो एक्चुअल में उसमें क्या हुआ करता था, बिना अपील, बिना दलील क्या कर दिया जाता था, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ऐसा गिरफ्तार नहीं होना चाहिए ना, तो गिरफ्तारी के कारण बताया जाना चाहिए, आपको किस ग्राउंड पे आपको जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद नंबर 22 के सब क्लॉज 1 में, अनुच्छेद नंबर 22 के सब क्लॉज 1 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 22 के सब क्लॉज 1 में। ठीक है, ओके, थोड़ी सी वॉइस शायद ब्रेक कर रही है। ओके, सो नाउ आई थिंक अब क्लियर होगी। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज अंडर आर्टिकल नंबर 22 के सब क्लॉज 1 में। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, तो राइट टू कंसल्ट अ लॉयर यानी वकील से परामर्श का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वकील से परामर्श का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 22 के सब क्लॉज 1 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के राइट जो है 23 और 24 ये राइट हुआ करते हैं। ठीक है, तो बेगर, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तीनों ही है। ठीक है, बेगर, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो है ना, आर्टिकल नंबर 24, और आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? बॉन्डेड लेबर, यानी बंधुआ मजदूरी को मनाही है। तो आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड लेबर को मना करता है, और आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन करता है चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड से लेबर नहीं कराना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्स, यानी सशस्त्र बलों के लिए
मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो दे रखा है, वो आर्टिकल नंबर 33 है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करते हैं, फंडामेंटल राइट्स हुआ करते हैं, वो हमारे नागरिकों में सारे लोगों के लिए हैं हालाँकि, लेकिन अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहा जा रहा है आर्म फोर्स में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, राइट्स को उनके छीन लिया जाता है। उन्हें कुछ राइट्स जो है छीन लिए जाते हैं, ठीक है? उनको जाना पड़ता है ना लड़ने के लिए, ठीक है? तो वॉइस उनकी जो जो एक्चुअल में क्या हुआ करता है, छीन लिया जाता है उनका। तो इस केस में क्या हुआ करता है, इस केस में एक्चुअल में वॉइस नहीं आ रहा है। तो ये आर्टिकल नंबर 33 में होता है, आर्टिकल नंबर 33 में होता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है कुछ क्वेश्चंस जो है रहते हैं, वो अगले लेक्चर में वो करा दिए जाएँगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन है एक्चुअल टोटल, ठीक है? तो ये जो है हम किसी और लेक्चर में करा देंगे। अभी वॉइस थोड़ी-सी क्लियर नहीं है, ठीक है? अब देखना पड़ेगा।